हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 8 तक हम लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए हैं। यहाँ हम लोग पार्ट 2 में करेंगे 9 से लेकर 20 तक क्वेश्चन का उसका आंसर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में हम लिखेंगे, जैसे में मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन O2O2 अभिक्रिया करेगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी CO2 प्लस जल मिलेगी 2H2O प्लस हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा मिलेगी, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यक होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लिखेंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये जब टूटेगी तो हमें मिलेगी कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी हमें। इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, इसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का वो शोषण कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, जब किसी क्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया के पश्चात हमें ऊर्जा यानी ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है ये उत्पाद में, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट रहा है ये तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रिया के एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर में लिखेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसे तोड़ेंगे ऊष्मा से तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ हम लिखेंगे ऊष्मा से अभिक्रिया कर रहे हैं। 2 में वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे सिल्वर क्लोराइड, इसे तोड़ेंगे तो हमें सिल्वर मिलेगी और
क्लोरीन गैस मिलेगी। तो इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में तोड़े हैं तो इसको लिखेंगे यहाँ प्रकाश। तीसरा में वियोजन अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में, तो यहाँ हम लिखेंगे जैसे जल 2H2O को ये विद्युत से अभिक्रिया करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे विद्युत से हम इसे तोड़े हैं, अभिक्रिया करे हैं, तो हमें उत्पाद में मिले, उत्पाद में हमें हाइड्रोजन और जल मिली है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इस अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। हमें इसका अंतर देना है तो इसलिए हम लिखे हैं इधर इस तरफ लिखे हैं विस्थापन अभिक्रिया, उत्तर में इस तरफ लिखे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में पॉइंट 1 दिए हैं, इस अभिक्रिया में ज़्यादा क्रियाशील तत्व अपने यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिखे हैं पॉइंट 1 में, इस अभिक्रिया में दो यौगिक नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में दूसरे पॉइंट में लिखे हैं, इस अभिक्रिया में प्रायः क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेते हैं। दूसरा में लिखे हैं इस तरफ द्विविस्थापन में, इस अभिक्रिया में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। विस्थापन अभिक्रिया के तीसरा पॉइंट में लिखे हैं, इस अभिक्रिया में एक बार विस्थापन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के तीसरे पॉइंट में लिखे हैं, इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है। विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं, सूत्र से हम समीकरण हमको दिखाना है लिख करके। जैसे लिखेंगे हम जैसे Mg प्लस 2HCl अभिक्रिया कर रही है तो हमें MgCl2 प्लस H2, जब Mg जो है अभिक्रिया कर रही है HCl से 2HCl से, तो हमें उत्पाद के रूप में हमें MgCl2 प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, H2 मिल रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमें द्विविस्थापन का हम समीकरण लिखते हैं जैसे Na2SO4, जब ये अभिक्रिया करेगी BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से, तो उत्पाद के रूप में हमें BaSO4 प्लस NaCl हमें मिलेगी। सोडियम सल्फेट जब अभिक्रिया करेगी बेरियम क्लोराइड से, तो हमें बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिलेगी। द्विविस्थापन भी हमारा इसका समीकरण दिखा दिए हैं लिख करके। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। सिल्वर के शोधन से कहने के मतलब सिल्वर का जब शोधन करेंगे तो हमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से हमें सिल्वर प्राप्त होगा। यहाँ तो लिखेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट जैसे लिखेंगे हम जैसे सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3, इसमें से कॉपर है, इसको कॉपर हटाना है हमको, तो लिखेंगे Cu
कॉपर को हटाना है हमें, तो अभिक्रिया करेंगे तो लिखेंगे CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये सूत्र लिख दिए हम। ये कह रहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर धातु से सिल्वर को जो है विस्थापित कर दे रहा है ये सिल्वर नाइट्रेट को, तो ये यहाँ कॉपर नाइट्रेट हो जा रहा है, उससे हमें अलग मिल रहा है ये सिल्वर, इसी को कह रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उसके अभिक्रिया के बाद श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभिक्रिया करके हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड 2NaCl। जैसे में हम एग्जांपल लिए हैं, दो विलयन है, एक ये विलयन है सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड है, दो विलयन लिए हैं, इनको अभिक्रिया कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमें श्वेत रंग का ये जो है पदार्थ मिला है जो जल में अविलेय है, ये बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोराइड जो है जल में विलेय है। इसी को कह रहा है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो हमें दिया गया है ए में उपचयन अभिक्रिया और बी में दिया गया है अपचयन अभिक्रिया। इसका हमें व्याख्या करना है और इसका उदाहरण देना है। तो उपचयन अभिक्रिया लिखेंगे हम ए में उपचयन को लिखेंगे हम पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना, पदार्थ में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन में कमी होना, हाइड्रोजन में कमी होना। इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दो हमें एग्जाम्पल लेना है तो हम लिखेंगे इसका C यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, ये जब अभिक्रिया करें तो उत्पाद में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है CO2। इसमें हमें बताना है उपचयन हो, यहाँ कार्बन का जो है उपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन आके मिल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कार्बन में। एक और एग्जांपल देते हैं इसका हम, कॉपर 2Cu प्लस ऑक्सीजन O2, ये जब अभिक्रिया कर रही है तो हमें
H2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ कॉपर का जो है उपचयन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ रही है, तो लिखेंगे कॉपर का उपचयन हो रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है। बी में लिखेंगे, दो ठो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। बी में लिखेंगे अपचयन, इसको लिखेंगे पदार्थ में यानी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में वृद्धि होना। इसका एग्जाम्पल देते हैं दो हम, जैसे इसको लिखेंगे हम कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन H2, जब ये अभिक्रिया करेगी तो हमें मिलेगा कॉपर Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो हमें कॉपर मिलेगा और जल मिलेगा H2O। इसमें हमें बताना है उपचयन यानी ऑक्सीजन में कमी, तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन का कमी, कॉपर का अपचयन हो रहा है, अपचयन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ZnO प्लस C अभिक्रिया करें तो हमें Zn प्लस CO, यहाँ लिखेंगे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड का जो है, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, तो लिखेंगे जिंक ऑक्साइड का जो है अपचयन हो रहा है, लिखेंगे जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जिसका नाम हम दिए हैं X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो हमें X तत्व का नाम लिखे हैं उत्तर में। X तत्व का नाम कॉपर है और काले रंग के यौगिक का नाम लिखे हैं कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर में लिखेंगे लोहा एक ठोस धातु है जिसे वायु में खुला छोड़ने से उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगने से बचने के लिए उस पर हम पेंट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे हम वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थों में को
पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन ना हो। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ए में दिया गया है संक्षारण और बी में दिया गया है विकृतिगंधिता। तो उत्तर में लिखेंगे हम संक्षारण के बारे में, जब कोई धातु अपने आसपास वायु, आर्द्रता, अम्ल तथा पानी आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। विकृतिगंधिता के बारे में लिखेंगे हम, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ है। 20 क्वेश्चन दिया गया था 1 से लेकर 8 तक हम पहले पार्ट में किए हैं। 9 से 20 जो है हम दूसरे पार्ट में किए हैं। अगर आप लोग पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे, वहाँ लिंक डाल दिया जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।